हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड गाइस। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन? वेरी गुड। चल, तो आज है आईबीपीएस आरआरबीपीओ क्लर्क बेस्ट 40 क्वेश्चंस की सीरीज का डे 15। किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या होगा उनका लेवल, ये आपको इन सेशंस की मदद से समझ में आ रहा होगा। यस, अगेन, आउट ऑफ 40 कितना स्कोर आप कर पाते हैं ये मुझे कमेंट करके बताइएगा और एग्जाम में पूरी कोशिश करिएगा कि 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन को देख पाए, पहला प्रॉमिस। और दूसरा, देखने के साथ साथ सभी क्वेश्चन को सही भी करना है। पहली चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन को देख ही ना पाए, टाइम लैप्स हो जाए। और सेकंड, पूरी कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को करें और सही करें। यस, चल, इसी प्रॉमिस के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के साथ और देखते हैं कि आज क्या है खास। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या ईसीजीसीपीओ या किसी और एग्जाम की वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स मिल जाए, आईबीपीएस आरआरबीपीओ क्लर्क स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ईसीजीसीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट, एमसीक्यूज, थ्योरी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। प्रीवियस सेशन यानी डे 14 में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। क्या था ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन एम्फसाइज इट्स नो ट्रैकिंग पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन अपनी नो ट्रैकिंग नीति पर जोर देता है? बताइए। नो ट्रैकिंग का मतलब, देखो, जितने भी सर्च इंजन होते हैं वो हिस्ट्री मेंटेन करते हैं और उनकी कुकीज को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि फलाने पर्सन ने क्या क्या सर्च किया इंटरनेट पर। और अगर मान लीजिए कि आपकी सर्चेस को कोई देखे तो आप तो नहीं चाहेंगे ना, क्योंकि एक महीने में पता नहीं आप क्या क्या सर्च करते हैं। यस, एग्री ना? तो अगर कोई आपकी सर्च हिस्ट्री उठा के देख ले कि आपने गूगल पे क्या क्या सर्च किया है, आपने किन किन वीडियोस को सर्च किया है, तो आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, है ना? आप नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा करे। तो इसको लेकर एक सर्च इंजन बनाया गया, दैट इज कॉल्ड डक डक गो। टॉर ब्राउजर, अगर हम टॉर ब्राउजर का यूज करेंगे तो उसके साथ में हम जिस सर्च इंजन का यूज करते हैं वो क्या है? डक डक गो है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि टॉर ब्राउजर के साथ में किस सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं? करेक्ट आंसर होगा डक डक गो। या फिर डक डक गो के साथ में किस ब्राउजर का यूज करेंगे? तो आंसर क्या होगा? टॉर ब्राउजर। यस, वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़िए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। फर्मवेयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड लो लेवल कंट्रोल। फर्मवेयर एक विशिष्ट प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो निम्न स्तरीय नियंत्रण प्रदान करता है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो फर्मवेयर होता है वो क्या है। व्हाट इज बेसिकली अ फर्मवेयर इज गाइस? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को फर्मवेयर बोलते हैं। पहला पॉइंट, रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर। सीसीटीवी कैमरा, गेम कंसोल्स, सिग्नल पे लगी हुई जो लाइट्स हैं अपने आप कंट्रोल होती हैं, ये सभी एक प्रकार के क्या है? फर्मवेयर हैं। तो फर्मवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम, एप्लीकेशन, सेमीकंडक्टर, हाई लेवल या ऑल ऑफ दीज? सेमीकंडक्टर का मतलब तो होता है रैम रोम, है ना? तो सेमीकंडक्टर तो मेमोरी होती है, जिसे रैम रोम बोलते हैं, तो ये होगा नहीं। सिस्टम है या एप्लीकेशन है, ये बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी जो फर्मवेयर होता है वो रोम का पार्ट है
है ना, रॉ में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, है ना, फ्रीक्वेंटली। तो आंसर क्या होगा? दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आप जानते हैं, एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंपलसरी होते हैं, एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब जरा सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लो एक बार कौन कौन से हैं जो कंपलसरी है, जो मैंडेटरी है हमारे कंप्यूटर के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, विंडोज, एंड्रॉयड, मैक, आईओएस, लाइनेक्स, कोई भी। ड्राइवर जितने भी होते हैं, बायोस ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, साउंड ड्राइवर्स। फर्मवेयर जितने भी हैं, बायोस, यूईएफआई, एम्बेडेड सिस्टम, पेरिफेरल्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, है ना, ये सारे आपके जितने भी फर्मवेयर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या यूटिलिटी वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे विनरैर, विनजिप, एंटीवायरस, डायरेक्ट सी डायरेक्टरी, एवास्ट एंटीवायरस, विनजिप हो गया, है ना, दीज ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट? डिस्क डीफ्रैगमेंटर हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, these are called as utility software. Very good. A language which is close to that used within the computer is called. कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली भाषा के समान भाषा कौन सी है? कह रहे क्लोज टू दैट, कंप्यूटर के बेहद क्लोज जो भाषा है वो कौन सी है? तो आप जानते हैं इसका आंसर बाइनरी लैंग्वेज, 0-1 के फॉर्मेट में होती है, और कंप्यूटर जिसको समझता है वो 0-1 ही तो है, बिट है, बाइनरी नंबर्स है, बाइनरी लैंग्वेज है, जिसको मशीन लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं। तो बाइनरी और मशीन किस कैटेगरी में आएगी? लो लेवल में। क्या लो लेवल लिखा हुआ है? जी हां, द आंसर इज लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन 3 इज द राइट वन। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, लो लेवल में दो लैंग्वेजेस आती हैं, पहली बाइनरी मशीन बिट 0-1, या दूसरी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली भी आपकी लो लेवल है, लेकिन सबसे क्लोज कौन सी है कंप्यूटर की? तो आंसर है बाइनरी, और बाइनरी किस प्रकार की है? लो लेवल। क्या यह बात समझ में आई? वेरी गुड। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली दो तरीके की होती हैं, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल में आपकी मशीन और असेंबली ये आती हैं, जबकि हाई लेवल में आपकी सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन ये सब आती हैं। फॉरट्रैन पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फॉरट्रैन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन पहली साइंटिफिक लैंग्वेज कौन सी है? फॉरट्रैन। जॉन बैकस ने बनाई, दैट इज फॉरट्रैन। समझ में आ गया? लेकिन जब कॉलेजेस में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर एक लैंग्वेज और भी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, और उसमें सी प्रोग्रामिंग को रखते हैं, जो कुछ कुछ लो लेवल भी होती है और कुछ हाई लेवल भी होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिडिल लेवल लैंग्वेज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, डैश इज द एक्ट ऑफ लिसनिंग टू, रिकॉर्डिंग और इंटरसेप्टिंग प्राइवेट कम्युनिकेशन। डैश निजी संचार को सुनने, रिकॉर्ड करने या बीच में रोकने का कार्य है। इसे क्या बोलते हैं? कोई हमारी प्राइवेट कम्युनिकेशन को सुने, उसे रिकॉर्ड करे, इंटरसेप्ट करे बीच में, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इस अपराध को क्या बोलेंगे? इस अटैक को क्या बोलेंगे? फिशिंग, फार्मिंग, स्पूफिंग, ईव्सड्रॉपिंग या ऑल ऑफ दीज। दो के बीच में तीसरा व्यक्ति आकर अगर कोई काम करता है तो उसे बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग। ईव का मतलब होता है हैकर। ईव का मतलब क्या होता है? दैट इज हैकर। ड्रॉप का मतलब गिरना। दो लोगों की बात में तीसरा व्यक्ति जो हैकर है वो आके गिर रहा है, और सिर्फ गिर ही नहीं रहा है, इतना गिर गया है वो कि वो लिसन सुन भी रहा है कि क्या बातें हो रही हैं, इतना गिर गया है कि वो रिकॉर्ड भी कर रहा है, और इतना गिर गया है कि वो उसको इंटरसेप्ट भी कर रहा है, रोकने की कोशिश भी कर रहा है। दैट इज कॉल्ड ईव्सड्रॉपिंग। समझ में आ गई बात?
दैट इज कॉल्ड ईव्सड्रॉपिंग। नेक्स्ट, a dash in the network security takes place when one entity pretends to be different entity। बताओ, नेटवर्क सुरक्षा में डैश तब होता है जब एक इकाई दूसरी इकाई होने का दिखावा करती है। मतलब निब्बा प्रिटेंड्स टू बी निब्बी। समझ में आया है ना? कई बार आप देखते हैं कि लड़के जो हैं वो लड़कियों का फेक अकाउंट बना के सोशल मीडिया पे घूमते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वो वास्तव में एक सुंदर सी लड़की हैं। इसे क्या बोलेंगे? या इसका उल्टा भी हो सकता है ना? महिला पुरुष बन के घूम रही है। तो नेटवर्क सुरक्षा में डैश तब होता है जब एक इकाई दूसरी इकाई होने का दिखावा करते हैं। रिप्ले, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस, मैस्कुरेड, डिनाइल ऑफ सर्विस या ऑल ऑफ दीज। इसे बोलते हैं मैस्कुरेड। क्या बोलते हैं? प्रिटेंड टू बी दी अनदर पर्सन, है ना? एक तरीके से मुखौटा लगाया हुआ है कुछ और पीछे, दिखा कुछ और रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मैस्कुरेड। समझ में आया? एक होता है उस तरीके के अटैक को क्या बोलते हैं जो प्रिटेंड करता है यूजफुल बट होता है मैलवेयर। तो उस केस में आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। लेकिन आइडेंटिटी की अगर बात करें कि दूसरा बन के ही घूम रहे हैं और है कोई और, तो आंसर क्या होगा? दैट इज मैस्कुरेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ ALU इज फर्स्ट स्टोर्ड इन। ALU का आउटपुट सबसे पहले कहां पर संग्रहित होता है? रैम, कैशे, रोम, हार्ड डिस्क या रजिस्टर। आप जानते हैं जो CPU भाई साहब हैं उनके 3 प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, CU, ALU और MU। ALU का जो कंपोनेंट है, ALU का जो रिजल्ट है, वो कहां पर स्टोर होता है ये आप जानते हैं? कई बार मैंने आपको बताया, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। ALU का जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होगा। क्या एक्यूमुलेटर दिया है? नहीं। क्या रजिस्टर दिया है? जी हां। CPU के अंदर जो सबसे तेज मेमोरी लगी होती है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो आंसर भी क्या होगा? या तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर या फिर रजिस्टर। नेक्स्ट, द प्रोसेस थ्रू विच एन illegitimate website pretend to be specific legitimate website is known as। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई अवैध वेबसाइट, कोई इलीगल वेबसाइट किसी लीगल वेबसाइट, किसी वैध वेबसाइट होने का दिखावा करती है, उसे क्या बोलते हैं? वो वेबसाइट तो इलीगल है, इलेजिटिमेट है, फ्रॉड है, लेकिन अपने आप को बड़ा सही दिखाती है कि मैं इलीगल नहीं हूं। ऐसी वेबसाइट को, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्निफिंग, स्पूफिंग, बैकडोर, वॉर डायलिंग या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड स्पूफ करना, प्रिटेंड करना, है ना? दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। इलीगल वेबसाइट को लीगल के तरीके से पेश करना, दिस इज कॉल्ड एज स्पूफिंग। नेक्स्ट, which of them is not an ideal way of spreading the virus? इनमें से कौन सा तरीका वायरस फैलाने का आदर्श तरीका नहीं है? किस तरीके से वायरस को नहीं फैलाया जा सकता? इन्फेक्टेड वेबसाइट, ये तो है, वेबसाइट के थ्रू वायरस को फैला सकते हैं, अगर उसमें पहले से वायरस है तो आसानी से आ जाएगा। ईमेल्स के द्वारा बहुत आसानी से। ऑफिशियल एंटीवायरस CD, जी नहीं। USB, यस। तो कौन सा तरीका नहीं है वायरस को फैलाने का? एंटीवायरस की CDs में क्या वायरस आ सकता है? आ सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम करते हैं। एंटीवायरस का काम है वायरस को किल करना। यस, तो अनऑफिशियल एंटीवायरस CDs में ये हम करके बेच सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल एंटीवायरस CDs में नहीं, क्योंकि वो तो ऑफिशियल है ना। कैस्पर स्काई की अगर आप CD या DVD लेंगे तो उसमें कोई वायरस थोड़ी ना होगा। यस, तो अगर आप कोई ब्रांडेड CD या DVD खरीदते हैं एंटीवायरस की, तो वो तो वायरस को किल करेगा। दैट इज नॉट द वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस। तो आंसर क्या हो गया? ऑफिशियल एंटीवायरस CD। बहुत बढ़िया, सरल सा क्वेश्चन था। इन 1991, इन 1991
द मेलिसा वायरस वॉज वाइडली पब्लिश्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 1999 में मेलिसा वायरस को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। क्यों? ईमेल पॉइंट ऑफ व्यू से ईमेल वायरस, मैक्रो वायरस, ट्रोजन वायरस, टाइम बम, या नन ऑफ दीज? बस ये बता दीजिए कि मेलिसा वायरस जो है वो किस लिए बनाया गया? ईमेल्स को हैक करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल वायरस एक मेलिसा वायरस है। दूसरा ये भी याद रखो कि अगर कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ईमेल वायरस कौन सा है, तो आंसर उल्टा हो जाएगा, मेलिसा वायरस। किस ईयर में बनाया गया? 1999 में। नेक्स्ट, अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड? बहुत सरल। हाई स्पीड डिवाइस का मतलब जिसकी स्पीड सबसे फास्ट है सीपीयू में। तो सीपीयू में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी फास्ट है? रजिस्टर। क्या गिवन है? हाँ। क्या रजिस्टर टेम्परेरी है? यस। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर। लेकिन अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना होता तो आंसर क्या हो जाता? कैशे मेमोरी। कैशे और रजिस्टर दोनों नहीं होता तो आंसर हो जाता रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रजिस्टर भी ना होता, कैशे भी नहीं होती, रैम भी नहीं होती, इतनी बुरी किस्मत होती तो इस केस में आंसर क्या होता? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्योंकि अब हम पहुंच जाएंगे कहां? सेकेंडरी मेमोरी पर। और अगर एसएसडी भी नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो मैग्नेटिक टेप, है ना? ये तो सीक्वेंस है, फ्रॉम फास्टेस्ट टू लोएस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजर प्रोग्राम सेमीकंडक्टर मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम की जाने वाली अर्धचालक मेमोरी है? सेमीकंडक्टर में क्या आएगा? रैम और रोम, है ना? दो ही तरीके की सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं हमारी, एक रैम और दूसरी रोम। लेकिन यहां पर कह रहा है यूजर प्रोग्राम। ऐसी कौन सी सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसे यूजर प्रोग्राम करता है? देखो, स्टैटिक रैम तो हो नहीं सकता क्योंकि स्टैटिक रैम इज यूज्ड फॉर दी कैशे मेमोरी, तो इसका यूजर से कोई लेना देना नहीं है। डायनेमिक रैम, ये लैपटॉप में लगकर आती है या हमारे मोबाइल फोन्स में लगकर आती है, इसका भी यूजर से प्रोग्रामिंग करना, है ना, कोई लेना देना नहीं। ईपी रोम, क्या ईपी रोम को डिलीट किया जा सकता है? जी हां, वाया अल्ट्रावायलेट रेस। और अगर उसमें डिलीट किया जा सकता है तो यूजर प्रोग्राम कर लेगा। यूजर प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी, यूजर का मतलब यहां पर मैन्युफैक्चरर भी है ना? यूजर या मैन्युफैक्चरर, जो भी उसको यूज कर रहा है या जो भी उसको बना रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईपी रोम इज द करेक्ट वन। अगर ऑप्शन में ईपी रोम होता तो वो भी सही था। ईपी रोम या फ्लैश मेमोरी, है ना, उसको भी यूजर प्रोग्राम कर सकता है। तो यूजर प्रोग्राम्ड के केस में वो मेमोरी आएंगी जिनको इरेज किया जा सकता है। एम रोम नहीं आएगा क्योंकि एम रोम को एक बार बना दिया तो फिर चेंजेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। याद आया ना, मास्क रोम की बात हो रही है। लेकिन ईपी रोम और ईपी रोम में चेंजेस मैन्युफैक्चरर या यूजर के एंड से पॉसिबल है। ईपी रोम में अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से और ईपी रोम में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से। नेक्स्ट, व्हाट इज CRUD स्टैंड्स इन द डेटाबेस ऑपरेशन? डेटाबेस में CRUD की फुल फॉर्म क्या है? सी का मतलब डेटाबेस को क्रिएट करना, आर का मतलब रीड करना, पढ़ना डेटाबेस को, यू का मतलब अपडेट करना और डी का मतलब डिलीट करना। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट द डेटाबेस इज कॉल्ड CRUD। नेक्स्ट, OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ई कॉमर्स सेगमेंट। कह रहा है जो OLX है वो ई कॉमर्स के किस सेगमेंट का उदाहरण है? OLX का मतलब बेच दो। यहां पर कोई भी अपने सामान को बेच सकता है और कोई भी सेकेंड हैंड वस्तुओं को खरीद सकता है ना? यही तो है OLX। यानी कंज्यूमर बेचेगा और कंज्यूमर खरीदेगा। ग्राहक और ग्राहक के बीच में लेन देन हो रहा है, कोई कंपनी नहीं है पर्टिकुलर इसमें। तो आंसर क्या होगा? कंज्यूमर टू कंज्यूमर इज द राइट आंसर।
समझ में आया? ईबे, OLX, क्विकर, ये सब आपकी किस प्रकार के ई कॉमर्स सेगमेंट है? C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट, हु डिजाइंड सुपर कंप्यूटर इन 1960 एट CDC, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। 1960 के दशक में कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन में सुपर कंप्यूटर किसने डिजाइन किया? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, सीमर क्रे या नन ऑफ दीज? आप जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर के पापा कौन है? सीमर क्रे। ऑप्शन में है जी हां। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया काम आपने किया, है ना, सुपर कंप्यूटर बनाया, वेरी वेरी गुड। मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बात तो है जो छुपा रहे हैं। यस। अब जरा इधर आओ, देखो कुछ चीजें। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 कब बना? 1964 में। या फिर आंसर क्या होगा? क्रेवन, जो सीमर क्रे ने बनाया 1976 में। ये दोनों पहले सुपर कंप्यूटर हैं, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाती है, प्रेफरेंस किसको दी जाती है? CDC 6600 को। ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा? क्रेवन। किसने बनाया? क्रेवन, सीमर क्रे के द्वारा। और कहां बनाया? तो आंसर है CDC, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन में बनाया गया। ठीक। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस ईयर में? 1991 में बनाया गया। किसने बनाया? डॉक्टर VP भाटकर, विजय पांडुरंग भाटकर, जिन्हें इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। दोनों के दर्शन भी कर लीजिए। ऊपर आपको दिख रहे हैं सीमर क्रे और नीचे आपको दिख रहे हैं भारतीय मूल के द ग्रेट डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक, दोनों को नमस्कार है। चलिए जी। When a program assign 8 bit to a pixel, that pixel can display one of up to dash color. जब कोई प्रोग्राम किसी पिक्सल को 8 बिट्स प्रदान करता है तो वह पिक्सल अधिकतम कितने रंगों में से एक को प्रदर्शित कर सकता है? टोटल कितने कलर्स को डिस्प्ले कर सकता है? तो 8 बिट का मतलब 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 का मतलब 256। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, 256। तो जितनी भी बिट्स गिवन हो उसको 2 की पावर में रख दीजिए और वही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट विद VLSI टेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक वाले आईसी का उपयोग किस जनरेशन में किया जाता है? बताइए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या नन ऑफ दीज? VLSI आया फोर्थ जनरेशन में, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर आया, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया फिफ्थ जनरेशन में। तो आंसर VLSI के केस में क्या बनेगा? फोर्थ जनरेशन इज द राइट वन। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर या VLSI, फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या नॉलेज प्रोसेसिंग सिस्टम KPS या किप्स नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम या रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब आपके फिफ्थ जनरेशन के पार्ट हैं। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज यूज्ड टू एंटर द करंट टाइम इन अ वर्कशीट सेल? ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम। या तो करंट टाइम पूछेंगे, या तो करंट डेट पूछेंगे, या करंट डेट और टाइम दोनों पूछेंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट पढ़कर जाएंगे, फिर भी एग्जाम में गलत करेंगे। गलती क्या होती है आइए दिखाते हैं। करंट टाइम के केस में दोस्तों आंसर बनेगा नाउ फंक्शन। यही लगाया आपने, मुबारक हो। लेकिन अगर नहीं लगाया ये तो जरा देखो आपने गलती करी कहां पर। इधर आओ। टुडे फंक्शन का यूज करते हैं डेट के लिए, जानते हैं आप। अगर हम एक्सेल में टुडे फंक्शन लिखेंगे तो इससे क्या होगा? जो आज की डेट होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी टुडे। नाउ फंक्शन से क्या होगा? डेट और टाइम दोनों आ जाएंगी। और हमें चाहिए क्या? पीछे वाले केस में टाइम चाहिए।
तो कोई अलग शॉर्टकट की नहीं है टाइम के लिए। नाउ के द्वारा करंट डेट और करंट टाइम दोनों शो हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? टाइम के लिए भी नाउ फंक्शन, क्योंकि नाउ जैसे ही हम फंक्शन लगाएंगे ये दोनों आ जाएगा, करंट डेट और टाइम। तो क्या करंट टाइम के लिए अलग से नाउ फंक्शन है? नहीं, नाउ फंक्शन इज यूज्ड फॉर बोथ डेट एंड टाइम। लेकिन अगर सिर्फ डेट चाहिए तो टुडे फंक्शन, डेट और टाइम दोनों चाहिए तो नाउ फंक्शन, और अगर सिर्फ टाइम चाहिए तो ऐसा हो नहीं सकता, टाइम के साथ डेट भी चिपक कर आ जाएगी नाउ फंक्शन का यूज करने पर। इसीलिए यहां पर टाइम के केस में भी आंसर क्या बना? नाउ फंक्शन। समझ में आ गया? गलती तो नहीं होगी अब? वेरी गुड। बस इसको याद रखना, करंट डेट टुडे, करंट टाइम नाउ, और करंट डेट और टाइम दोनों नाउ। कैसे याद कराया था मैंने? नाउ के ऊपर बैठकर दो लोग जा रहे हैं, वो दो लोग कौन है? डेट भी है और टाइम भी है, और सिर्फ टाइम भी नाउ के ऊपर बैठकर जा सकता है, लेकिन डेट अपने आप चढ़ जाएगा उसके ऊपर, है ना। तो सिर्फ जो टाइम है वो नाउ के ऊपर नहीं बैठ सकता, डेट और नाउ दोनों ही बैठेंगे आपस में, है ना। निब्बा निब्बी है ये डेट और टाइम। नेक्स्ट, अब जरा इसकी शॉर्टकट की भी देख लो। अगर आपको करंट डेट एंटर करनी है तो इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। करंट टाइम की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन भी हो सकता है, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन भी हो सकता है, क्योंकि कॉलन और सेमीकोलन एक ही की पर अवेलेबल है। लेकिन सही क्या माना जाएगा? सेमीकोलन, है ना। अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट क्या बोलती है कि करंट डेट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सेमीकोलन है, कंट्रोल टाइम की, करंट टाइम की कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन है, डेट और टाइम दोनों हमें इंसर्ट करना है शॉर्टकट की। बताइए, तो दोनों शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। पहले डेट के लिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, फिर स्पेस बार एंटर करेंगे, और फिर कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, तो टाइम आ जाएगा। तो डेट और टाइम दोनों अगर हमें करना है तो दोनों शॉर्टकट की यूज करनी होगी, और बीच में स्पेस देना होगा। समझ में आ गई बात? तो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा और यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिप्टोग्राफिक मेथड यूज्ड टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिप्टोग्राफिक विधि डिजिटल दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता को सत्यापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, अगर आपने आधार कार्ड में कुछ चेंजेस कराए होंगे तो इससे होकर गुजरे होंगे, अगर आपने आधार कार्ड नया बनवाया होगा तो इससे होकर गुजरे होंगे, अगर आपने कोई पासपोर्ट बनवाया होगा तो इससे होकर गुजरे होंगे। और ये क्या है? डिजिटल सिग्नेचर। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिप्टोग्राफिक मेथड, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बेस्ड क्रिप्टोग्राफी मेथड है, सिक्योरिटी पर्पज से यूज किया जा रहा है। ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेरिफिकेशन एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी स्थापित करती है, दैट इज वाया डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द फाइल नेम में कंटेन मैक्सिमम अप टू कितने कैरेक्टर्स? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मजे की बात यह है कि ये बिना किसी वर्जन के आता है एग्जाम में, है ना, और इन्हीं ऑप्शन के साथ आता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में फाइल नामों में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? अगर यहां पर MS DOS आ रहा होता तो 8 कैरेक्टर्स होते फाइल नाम में, फाइल के नेम में। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की अगर बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? 255 कैरेक्टर्स। बाय डिफॉल्ट 255 कैरेक्टर। अब कहानी में ट्विस्ट है, अगर क्वेश्चन में बदलाव कर दे, फुल पाथ पूछें कि इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फाइल नेम के फुल पाथ में कितने कैरेक्टर्स होते हैं मैक्सिमम, तो आंसर हो जाएगा 260 कैरेक्टर्स। फिर से देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जो हम कोई भी फाइल रखते हैं उसके ऊपर जो नाम रखते हैं वो कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है? 255। लेकिन अगर उसकी पूरी पाथ की बात करें तो वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकता है? विद कॉलन, विद स्लैशेस,
तो आंसर है 260 कैरेक्टर्स। जैसे अगर हमने सी ड्राइव में किसी फाइल को रखा है या डेस्कटॉप पे रखा है, एक ही बात है। तो वो सी के अंदर, यूजर के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर जो फोल्डर आपने बनाया होगा, मान लीजिए प्रोजेक्ट, उसके अंदर जो आपने फाइल रखी होगी, कुछ ऐसे ही होगा ना। और इसका जो पाथ है वो पूरा मिला के कितना हो सकता है? 260। तो अगर पाथ पूछें तो 260 और सिर्फ फाइल का नाम पूछें तो 255 कैरेक्टर, 255 कैरेक्टर्स। यस। नेक्स्ट, डैश डॉटर ऑफ द पोएट लॉर्ड बायरन रोड द फर्स्ट एल्गोरिथम। डैश कवि लॉर्ड बायरन की बेटी ने पहली एल्गोरिथम लिखी। आप जानते हैं, फर्स्ट प्रोग्रामर पूछें, पहला सॉफ्टवेयर किसने बनाया ये पूछें, पहली एल्गोरिथम किसने लिखी ये पूछें। इन सभी केसेस में आंसर क्या होगा? ब्यूटी विद ब्रेन, एडा लवलेस। लगा दीजिए। यस, फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर, फर्स्ट एल्गोरिथम जिन्होंने लिखी, इन सभी केस में आंसर क्या होगा? लेडी एडा लवलेस। Which of the following mechanism is used by computer virus worm to duplicate itself? बताइएगा। कंप्यूटर वायरस वॉर्म द्वारा स्वयं की नकल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? Which of the following mechanism is used by computer virus worm to duplicate itself? हम जानते हैं वायरस और वॉर्म दोनों रेप्लिकेट हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं। किस फीचर की मदद से? तो आंसर है स्पॉन। ये जो स्पॉन फीचर होता है, यही किसी वायरस या वॉर्म को रेप्लिकेट करने पर मजबूर करता है, डुप्लीकेट कॉपीज बनाने पर मजबूर करता है। तो स्पॉन इज अ टेक्निक यूज्ड बाय वायरस या वॉर्म टू रेप्लिकेट, स्प्रेड एंड एग्जीक्यूट द मैलिशियस कोड। इसी की मदद से हम किसी भी मैलिशियस कोड को डुप्लीकेट या रेप्लिकेट करते हैं, फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। याद रखिएगा, दैट इज स्पॉन। स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। प्रेजेंटेशन में स्लाइड कैसे आएंगी और कैसे जाएंगी, इसको कंट्रोल कौन करता है? बिल्कुल सही, द आंसर इज ट्रांजिशन। समझ में आया? ट्रांजिशन का काम क्या है? स्लाइड्स कैसे आएंगी और कैसे जाएंगी, इसको मेंटेन करने का काम ट्रांजिशन का है। फॉर एग्जाम्पल, स्लाइड कैसे आई? कर्टन में। कैसे गई? ऐसे खुल गई। ये क्या है? ट्रांजिशन। जो स्लाइड के आने के प्रोसेस को गवर्न कर रहा है, दैट इज ट्रांजिशन। एनिमेशन क्या होता है? जो टेक्स्ट या इमेजेस को कंट्रोल करे, दैट इज एनिमेशन। तो अगर एग्जाम में ये पूछें कि पावर पॉइंट में टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कंट्रोल करने वाला क्या है? एनिमेशन। और पूरी पावर पॉइंट स्लाइड को जो कंट्रोल कर रहा है, दैट इज ट्रांजिशन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू बिटकॉइन इज नोन एज। नए बिटकॉइंस बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? बिटकॉइंस का मतलब लिथियम, इथेरियम, है ना, या जितनी भी आपकी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, है ना, एक तरीके की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो क्या है? बिटकॉइंस हैं। बहुत सारी हैं, आप लोग ने नाम सुना होगा, जिन्हें अनकंट्रोल्ड या डिसेंट्रलाइज्ड भी बोला जाता है करेंसीज के फॉर्मेट में। तो इसको क्रिएट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइनिंग। दैट इज कॉल्ड अ माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द न्यू बिटकॉइंस इज नोन एज। नेक्स्ट, the process of converting from a digital format to an analog format is called। डिजिटल फॉर्मेट से एनालॉग फॉर्मेट में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फाइल कन्वर्जन, द मॉड्यूलेशन, द एक्सटेंशन, द ट्रांसफॉर्मेशन, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही। मॉडम का काम होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करना। सो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन।
दूसरा भी पूछते हैं, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, दैट इज डीमॉड्यूलेशन। क्लियर है? डिजिटल से एनालॉग पूछेंगे तो मॉड्यूलेशन होगा, और एनालॉग से डिजिटल पूछेंगे तो क्या होगा? डीमॉड्यूलेशन होगा। नेक्स्ट, विच फेज इज नॉट इंक्लूडेड इन वायरस लाइफ साइकिल? वायरस जीवन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है? स्टार्ट, डोरमेंट, ट्रिगरिंग, एग्जीक्यूशन या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है स्टार्ट। कोई भी वायरस जब बनता है तो शुरुआत में वो डोरमेंट फेज में होता है, फिर प्रोपगेट होता है, फिर ट्रिगर होता है, और फिर एग्जीक्यूट होता है। डोरमेंट का मतलब शांत होता है सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में। प्रोपगेट मतलब जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोपगेट होगा, और उसके बाद प्रोपगेट होने के बाद वो फैलना शुरू होगा, ट्रिगर होगा सब तरफ, और फैलने के बाद वो अपना असर दिखाएगा, यानी एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर? कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्यों करते हैं? सेव और क्लोज करने के लिए, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करेगा पहले, फिर उसको ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा, कंट्रोल डब्ल्यू। तो कंट्रोल डब्ल्यू इज यूज्ड फॉर दी सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट वन। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज क्या ब्राउजर में भी करते हैं? जी हां, कंट्रोल टी से ब्राउजर को ओपन करते हैं, टैब को, और कंट्रोल डब्ल्यू से ब्राउजर के टैब को बंद करते हैं। याद आया? वेरी गुड। फ्लैश मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ डैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? हम जानते हैं EEPROM के एडवांस्ड फॉर्म को फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। तो फ्लैश मेमोरी क्या एक प्रकार की रोम है? यस, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। EEPROM के एडवांस्ड फॉर्म को क्या बोलेंगे? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में कितनी डिवाइसेस आएंगी? तो 3 डिवाइसेस। कौन कौन सी? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD। यस, ग्रेट। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज ने 2 चीजें बनाई, एक एनालिटिकल इंजन, दूसरा डिफरेंस इंजन। क्या एनालिटिकल इंजन है? जी हां। क्या डिफरेंस इंजन है? नहीं। तो आंसर इज एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेपर साइज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा कागज का आकार नहीं है? लीगल, एग्जीक्यूटिव, लैंडस्केप, A3 या लेटर? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये पेज ओरिएंटेशन होते हैं, साइज नहीं। तो आंसर क्या होगा? लैंडस्केप, क्योंकि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इज द पेज ओरिएंटेशन, नॉट द पेपर साइज इन MS वर्ड। पेपर के साइज कितने होते हैं? 10। लेटर, टैब्लॉइड, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4, B5। पेपर का साइज MS वर्ड में मिलेगा कहां पर? लेआउट के सेक्शन में। जब आप लेआउट पर क्लिक करेंगे MS वर्ड में तो आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, कॉलम्स, ब्रेक, हाइफिनेशन और साइजेस का ऑप्शन मिलेगा। जब आप साइज पर क्लिक करेंगे तो ये 10 तरीके के साइज आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, डैश इज वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग स्ट्रीमिंग वीडियो डेटा ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो लाइव वीडियोस होती हैं, जो स्ट्रीमिंग वीडियो होती हैं, जो डेटा प्रसारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, डैश का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उनमें वीडियो का टाइप क्या रहता है? लाइव वीडियोस के केस में AVI, दैट इज ऑडियो वीडियो इंटरलीव। तो जितने भी आपकी लाइव वीडियोस होती हैं, जो स्ट्रीमिंग वीडियोस होती हैं, उनमें जो वीडियो का एक्सटेंशन होता है, जो मोड होता है, दैट इज कॉल्ड AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, AVI की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट रोज आर लेबल्ड एज? कंप्यूटर स्प्रेडशीट में पंक्तियों को डैश लेबल किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं स्प्रेडशीट यानी एक्सेल शीट बोल सकते हैं। तो एक्सेल में रोज को नंबर से और कॉलम्स को अल्फाबेट से,
कॉलम्स को ABCD से, अल्फाबेट से, तो रोज के केस में क्या हो जाएगा, बाई नंबर्स 1 2 3 4 एंड कॉलम्स बाई अल्फाबेट ABCD। तो रोज नंबर्स हो गया और कॉलम्स के केस में अल्फाबेट हो गया। बहुत बढ़िया। MS ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS ऑफिस किस प्रकार का उदाहरण है? हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, वर्टिकल मार्केट, फ्रीवेयर या ट्रायलवेयर? हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो हर एक कंप्यूटर में पाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, ब्राउजर्स, दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर जो हर एक कंप्यूटर में होते हैं। तो MS ऑफिस क्या हर एक कंप्यूटर में होता है? जी हां, हॉरिजॉन्टल मार्केट हो गया। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनमें बदलाव किया जा सकता है, जिनके कोड को देखा जा सकता है, ओपन सोर्स हो गया। मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, दीज आर कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। वर्टिकल मार्केट का मतलब, वर्टिकल सॉफ्टवेयर मतलब जो कस्टमाइज करवाए जाते हैं, जो ऑर्डर देकर बनवाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर अपनी शॉप के लिए बनवाना है, अपने बिजनेस के लिए बनवाना है, तो आपने एक सॉफ्टवेयर ऑर्डर किया और अपने लिए बनवा लिया, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर का मतलब जो फ्री है सब जगह, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, दीज आर कॉल्ड फ्रीवेयर्स। ट्रायलवेयर जो स्टार्टिंग में फ्री है, ट्रायल के लिए अवेलेबल है, बाद में पेड है ना, दैट इज कॉल्ड अ ट्रायलवेयर। जैसे एंटीवायरस 7 डेज या 15 डेज के ट्रायल के लिए मिलते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड अ ट्रायलवेयर। ट्रायलवेयर को शेयरवेयर भी बोलते हैं कई बार। यस। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वर्कशीट फंक्शन इन MS एक्सेल? क्या MS एक्सेल में कई सारे फंक्शंस होते हैं? जी हां, सम करना हो तो सम फंक्शन दिया होता है, डिवीजन फंक्शन दिया होता है ना, कई सारे फंक्शंस ये होते हैं, काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन, है ना, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, AVJ एवरेज के लिए, मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन। तो कह रहा है MS एक्सेल में कुल कितने फंक्शन उपलब्ध होते हैं एक वर्कशीट में? आंसर है 341 फंक्शंस। जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, मिन, मैक्स, सी आउट, काउंट, सम इफ, काउंट इफ, नाउ फंक्शन, डे फंक्शन, मंथ फंक्शन, ईयर, डेट, आवर, मिनट, है ना, दीज आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। और टोटल कितने वर्कशीट में? आंसर इज 341। नेक्स्ट, मैक एड्रेस कम्स अंडर विच लेयर इन OSI मॉडल? बहुत आसान, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, जो चेंज नहीं हो सकता वो मैक एड्रेस है, जिसे परमानेंट एड्रेस, ईथरनेट एड्रेस, बर्न्ड इन एड्रेस के नाम से जाना जाता है। किसके ऊपर लिखा जाता है मैक एड्रेस? NIC कार्ड के ऊपर। कितना बड़ा होता है? 12 डिजिट के बराबर, 12 डिजिट्स के बराबर मैक एड्रेस। और किस लेयर में आता है? तो आंसर है सेकंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल, दैट इज डेटा लिंक लेयर। ऑप्शन 3 इज द राइट वन। वेरी गुड। और मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होगा? क्या बात है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। यस, आगे बढ़ो। ये जो 12 डिजिट का आपका मैक एड्रेस होता है, ये 6 डिजिट में डिवाइड होगा। स्टार्टिंग की जो 6 डिजिट हैं उसे OUI बोलते हैं, और जो आखिरी के 6 डिजिट हैं इन्हें NIC बोलते हैं। OUI का मतलब ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, और NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर स्पेसिफिक। नेक्स्ट, व्हेन डैश कीज आर ऑन द कंप्यूटर प्रोवाइड साउंड क्यूज? जब डैश कुंजी चालू होती हैं तो कंप्यूटर ध्वनि संकेत प्रदान करता है। ध्वनि का मतलब जो देख नहीं सकते, जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, है ना, उनके लिए बनाई गई कीज, दैट आर कॉल्ड टॉगल कीज। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक।
दीज आर कॉल्ड टॉगल कीज। तो टॉगल कीज कितनी होती हैं? सिर्फ 3, जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है। कैप्स लॉक, ऑन ऑफ कीज भी बोलते हैं इनको, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट के पापा कौन है? द आंसर इज मिस्टर रे टॉमलिंसन। जी नहीं, रे टॉमलिंसन किसके हो जाएंगे? ईमेल के केस के। विंटन ग्रे सर्फ, फाउंडर ऑफ इंटरनेट, इज द राइट वन। चार्ल्स बेबेज हो नहीं सकते क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर के ही पापा है, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन वाले। एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई, ये भी नहीं हो सकता है ना, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो आंसर है मिस्टर विंटन ग्रे सर्फ, फादर ऑफ इंटरनेट। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? पैर पड़ा। नेक्स्ट, द प्रोसेस टू शट डाउन द कंप्यूटर एंड देन स्टार्ट इज नोन एज। बताइए, कंप्यूटर को बंद करने और फिर शुरू करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? शट डाउन कर दिया और फिर ऑन किया, यानी इस तरीके की बूटिंग को बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। बंद करके खोलना कोल्ड बूटिंग, रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग, और अपने आप बंद खुल होने लगे, है ना, किसी ग्लिच की वजह से, किसी बग की वजह से, रैंडम बूटिंग। वेरी गुड। हाउ मेनी वेज यू कैन स्टार्ट स्लाइड शो इन MS PowerPoint 2019 या किसी भी वर्जन में? MS PowerPoint या किसी भी वर्जन में आप कितने तरीकों से स्लाइड को शुरू कर सकते हैं? 3 तरीकों से। कितने तरीके हैं स्टार्ट दी स्लाइड शो? दी आंसर इज 3 वेज। बिगिनिंग से, फ्रॉम बिगिनिंग F5 करके, करंट स्लाइड से कंट्रोल F5 शिफ्ट F5 करके, कस्टम स्लाइड शो करके, है ना। दीज आर हाउ मेनी वेज? 3 वेज। एक तो आप बिगिनिंग से F5 कर देंगे, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F5 अगर करंट स्लाइड से आपको चलाना है, या कंट्रोल प्लस F5 भी कई सारे सिस्टम्स में वेरी करेगा, और कस्टम स्लाइड शो भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? 3 वेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। फटाफट बताओ, स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम क्या करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, ऑपरेटिंग, या नन ऑफ दी? अभी हम लोग ने इसी तरीके का एक क्वेश्चन देखा था, फर्मवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आंसर था सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क का मतलब कुछ निश्चित काम के लिए, जैसे अगर हमें रोज एंड कॉलम्स पर काम करना है तो एक्सेल को ओपन करेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS वर्ड को ओपन करेंगे, तो ये स्पेसिफिक टास्क होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। लगा दो, समझ में आ गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे? मीडिया प्लेयर्स, VLC मीडिया प्लेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मीडिया प्लेयर, गेम्स के सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर्स, MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड पैड, इंटरटेनमेंट वाले सॉफ्टवेयर्स, स्प्रेडशीट, MS एक्सेल टाइप, है ना। दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट, विच लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन इज यूज्ड फॉर पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग? प्रवेश परीक्षण और सुरक्षा ऑडिटिंग के लिए किस लाइनेक्स वितरण संस्करण का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सिक्योरिटी, फॉर टेस्टिंग पर्पस, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड काली लाइनेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि काली लाइनेक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आंसर क्या होगा? फॉर सिक्योरिटी पर्पस एंड पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग पर्पस। 40 क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग वेबसाइट टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द साइट एंड गेन द रैंकिंग्स। अगर हम किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं या उसकी रीच को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग के उस पार्ट को बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पेड भी होता है और ऑर्गेनिक भी होता है। ऑर्गेनिक मतलब जो अपने आप हो, और पेड का मतलब जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स की मदद से करवाया जाए, फेसबुक एड, गूगल एड्स चला के, है ना, दैट इज कॉल्ड पेड
प्रमोशन या पेड एसईओ? कितने सही हुए आउट ऑफ 40 मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के सेशन का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। क्या है ये? इन साइबर सिक्योरिटी रैंसमवेयर इज अ टाइप। साइबर सुरक्षा में रैंसमवेयर किस प्रकार का एक मैलवेयर है? बताइएगा। इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज, या आता है? बताएंगे नहीं। आप जानते हैं ना रैंसमवेयर क्या करता है, इनमें से कौन सा सही होगा? और ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, तो उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा। इफ यस देन डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर कंप्यूटर को बेसिक टू एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, बैंक, एसएससी, सीजीसी, पीयू, ओआईसीएल एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, तो आप जुड़ सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स से, बेसिक टू एडवांस। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहां पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो कैसा कॉन्फिडेंस है आपका? क्या बूस्टअप हो रहा है लगातार कॉन्फिडेंस? क्या ये महसूस कर पा रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में 40 में 40 क्वेश्चन के दर्शन आप कर रहे हैं, और वो भी सही, और सही करने के बाद थैंक यू सचिन सर भी बोल रहे हैं? यस, तो मेरी ब्लेसिंग्स है कि आप सही करेंगे। बस मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस डे बाय डे इंक्रीज होता रहेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट 40 क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।